हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 सेकंड बाद। पिछली बार इस कॉलम में विपक्ष को 8 सुझाव दिए गए थे। इस पर मुझे ढेर सारे ईमेल मिले। कुछ नकारात्मक टिप्पणियां भी आई। हमारे पाठक महेंद्र कुमार जोशी ने लिखा, आज का लेख न सिर्फ सही समय पर लिखा गया है बल्कि विपक्ष को राजनीति की जरूरत सबक भी देता है। वहीं एक अन्य पाठक विजय पारासर ने कहा, बेहतर होता कि आप सरकार को भी सुझाव देते तो ये रहे सरकार के लिए 8 सबक। पहला सबक, विपक्ष से उन नेताओं को इम्पोर्ट ना करें जिनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। उदाहरण के लिए एनसीपी के अजित पवार, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 72,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में उनकी कथित भूमिका को लेकर केंद्र ने उन्हें 10 वर्षों तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। फिर अजित ने एनसीपी को बांट दिया और एनडीए गुट में शामिल हो गए। सिंचाई घोटाला तब से दफन है। विपक्षी नेताओं की छवि सुधारने के लिए ऐसी लीपापोती आम हो गई है। इसी तरह टीएमसी के कई नेताओं को भी भाजपा की वॉशिंग मशीन में डाल दिया गया है। उनके मामले चमत्कारिक ढंग से बंद कर दिए गए हैं। ऐसा ही कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण के साथ किया गया। आदर्श घोटाले में आरोपी चव्हाण अब भाजपा से राज्यसभा सदस्य हैं। आदर्श मामला बंद है। विपक्षी नेताओं के पुराने पाप धोना भाजपा को भारी पड़ सकता है। भाजपा की आपत्ति के बावजूद घोटाले के आरोपी एनसीपी नेता जवाब मालिक को महाराष्ट्र में टिकट दिया गया है। अगर 23 नवंबर को महाराष्ट्र में त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो अजित फिर से चाचा शरद पवार से जाकर मिल सकते हैं। बदले में मुख्यमंत्री पद मांग सकते हैं। दूसरा सबक, विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए ईडी, सीबीआई व अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल ना करें। इससे न केवल जनता में एजेंसियों की विश्वसनीयता खत्म होती है बल्कि यह भी माना जाता है कि नेताओं को फंसाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए नहीं। तीसरा सबक, विपक्ष के वंशवादी एजेंडे की नकल न करें। सौभाग्य से नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, निर्मला सीतारमण, जयशंकर के मामले में वंशवाद वाली बात नहीं है। वंशवादी राजनीति योग्यता को
दरकिनार करते हुए औसत क्षमता वालों को बढ़ावा देती है। संसद में सोनिया, राहुल, प्रियंका का एक ही समय में होना भारतीय लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता। चौथा सबक, सत्ता में 10 लाख से ज्यादा रहने के बावजूद भाजपा अब भी उन लोगों से मान्यता पाना चाहता है जो उसका तिरस्कार करते हैं। इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों, पत्रकारों का पुराना इकोसिस्टम भी शामिल है। उनके बजाय युवा मीडिया सलाहकार नियुक्त करके नैरेटिव को खुद नियंत्रित करें। पैरा पांचवा सबक, कानूनी टीम को नया रूप दें। विपक्ष द्वारा बदनाम किए जाने पर भाजपा की प्रतिक्रिया धीमी रहती है। देश में सबसे ज्यादा कमाई वाले वकील विपक्षी खेमे में हैं। यह भाजपा की बड़ी विफलता है। पैरा छठा सबक, हर बात को हिंदू मुस्लिम मुद्दे में ना ढालें। विपक्ष ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई है क्योंकि वह अल्पसंख्यकों के बिना चुनाव में कड़ी टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन 20% अल्पसंख्यक वोट के लिए 80% हिंदू मतदाताओं को नजरअंदाज करना एक नाकाम रणनीति है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में 234 सीटें जीत पाया क्योंकि क्षेत्रीय सहयोगियों ने हिंदू वोटों को बांट दिया था। मुसलमान पिछड़ा समुदाय बने हुए हैं क्योंकि उन्हें विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा देकर सशक्त नहीं बनाया गया। भारत के शीर्ष 100 स्टार्टअप में 0 मुस्लिम फाउंडर हैं, जबकि जेल में मुसलमानों का अनुपात 35% है। नकली सेकुलर पार्टियां मुस्लिमों को धोखा दे रही है। सातवां सबक, एक दूसरे को नीचे खींचने की मानसिकता का शिकार ना बने। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे, तो कुछ भाजपा नेता उनकी आलोचना में लग गए। विपक्षी नेताओं से एकता सीखें। आठवां सबक, नरेंद्र मोदी 2029 में 78 वर्ष के हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर दूसरा कार्यकाल शुरू करने जा रहे ट्रंप की उम्र भी इतनी ही है। अगर भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए 2029 में लगातार चौथी जीत हासिल कर ले तो भी वह संभवतः बतौर पीएम मोदी का आखिरी कार्यकाल होगा। 2034 में जब मोदी 83 साल के होंगे तो पार्टी को दूसरे नेताओं की ओर रुख करना होगा। अब ऐसे नेता तैयार करने का समय आ गया है। स्टॉप। धन्यवाद। आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।